तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक न्यू पर्सपेक्टिव से मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि बहुत बच्चों को पॉलिटी की डेफिनेशन ही समझ नहीं आती है। तो आई होप यू लाइक्ड दैट वीडियो। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। तो मैनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जर्नी को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि आज जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया के पास है वो ऐसा क्यों है, हमने कौन कौन सी गलतियां करी और फिर उनसे सीखा और फिर इम्प्रूव किया। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं, वो क्यों प्रेजेंट हैं और वो कैसे इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये सब अगर हमने समझना है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओर चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्यों पढ़ना जरूरी है ये तो हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया इस टाइम पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि एक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो ये एक्ट लाया गया सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर पाए। इसीलिए इसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस इस एक्ट से कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन हो रही थी, बहुत मिसमैनेजमेंट थी, जिसके कारण कंपनी वाज एट द ब्रिंक ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट। कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। एक टाइम पर जो इतना प्रॉफिट दे रही थी कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो बैंकरप्ट होने वाली थी। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ करप्शन, हाई ऑफिशियल्स करप्ट थे। वो अपनी अपने बैंक्स तो भर रहे थे, बट जो कंपनी थी वो लॉस में चल रही थी। और क्या रीजन हो सकता है कंपनी का लॉस में होने का? तो एक और रीजन ये है कि कंपनी बहुत सारी वॉर्स लड़ रही थी। 73 में जब ये एक्ट लाया गया, इससे पहले कंपनी एंग्लो मैसूर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हार चुकी थी। फिर 70 में बंगाल में फेमाइन आ चुका था, उसके कारण भी। और एक जो बड़ा रीजन है वो ये है कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो बंगाल में चल रहा था, उसके कारण भी कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हैं वो तो नवाब ऑफ बंगाल के पास थे, बट जो दीवानी राइट्स हैं, जो रेवेन्यू राइट्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स हैं बंगाल में, वो किसके पास थे? वो कंपनी के पास थे। तो आप खुद ही सोचो कि अगर ऐसा सिस्टम कहीं होगा तो उस स्टेट का, उस रीजन का वेलफेयर कैसे हो पाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट, जो देर आर टू गवर्नमेंट्स, एक रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, एक टैक्स कलेक्शन कर रही है, और दूसरी के पास एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे वेलफेयर हो पाएगा। एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी कम हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुक गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी बहुत पहले होती थी वो अब बिल्कुल रुक चुकी थी, और इसलिए एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं कर रहा था। ऊपर से हमने बात करी कि बंगाल में फेमाइन आ गया था 1770 में। तो दीज वर द रीजंस कि कंपनी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांग रही थी और कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि उनकी इतनी अच्छी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सपने बहुत बड़े थे। वो यहाँ पर अब इंपीरियल कंट्रोल करना चाहती थी, वो इंडिया पर अब इंपीरियल कंट्रोल करना चाहती थी। तो दीज वर द रीजंस जिसके कारण हमें रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिला 1773। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी का नेचर कैसा था। ये कंपनी क्या ऑर्डिनरी कंपनी के जैसी थी? बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी एक ऑर्डिनरी कंपनी के रिलेटिवली। ये कंपनी अपनी खुद की लड़ाइयां लड़ सकती थी, इसके पास स्टैंडिंग अपनी आर्मी रखने की पावर्स थी, इसके पास पावर थी कि ये अपनी खुद की करेंसी प्रिंट कर सकती थी। ओके। सेकंड, जो ये कंपनी को रेगुलेट करने की, गवर्न करने की बॉडी थी, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये 24 थे। देयर वर 24
मेंबर्स इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये हर साल इलेक्ट किए जाते थे। ओके, थर्ड, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बाय द वे ये इंग्लैंड में ही बैठते थे, ये यहाँ पर नहीं होते थे, ये वहाँ ब्रिटेन में ये जो बॉडी थी ये वहाँ रहती थी। इट वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ओके, टू गेट मोर क्लैरिटी ऑफ थॉट। उसके बाद हमें ये भी पता है कि बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था और कंपनी के पास रेवेन्यू राइट्स थे। अब हम कंपनी को थोड़ा समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था। सबसे पहले मोनोपोली। कंपनी के पास मोनोपोली थी, ये मैंने अभी बताया कि क्वीन एलिजाबेथ से मोनोपोली लेकर आए थे, तो मोनोपोली स्टिल प्रेजेंट, मोनोपोली तो अभी भी थी कंपनी के पास। सेकंड इज कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वही बात कि ये जो कंट्रोल था कंपनी का, जो बॉडी कंपनी को गवर्न कर रही थी, दैट वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट वाज दे वर 24 इन नंबर्स। ओके, आई थिंक कि इतना तो क्लियर है आपको। देन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें एग्जेक्टिव की, तो अब किसी भी एक आदमी के पास, किसी भी एक पर्सन के पास पावर नहीं थी कि वो आर्बिट्ररी डिसीजन ले सके। अब कंपनी ने 4 मेंबर एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई थी और उसके पास एक जो हेड कर रहा था उस काउंसिल को, दैट वाज गवर्नर। ओके, तो अब कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नर जो है वो अब वोट कर कर डिसीजन लेगा। गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी तो पूरी है, बट उसकी जो पावर्स हैं उसको कम कर दिया गया है। ओके, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी बंगाल की, उसमें जो गवर्नर है अब उसको गवर्नर ना कह के गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो दूसरी प्रेसिडेंसीज हैं, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया जाएगा, सबॉर्डिनेट कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक्ट करते थे, वो बिल्कुल भी इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते थे। तो कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया गया गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को। ठीक है, एफिशिएंसी लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में ये किया गया। उसके बाद लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यही लोग लेजिस्लेशन करेंगे, क्योंकि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, तो आज जैसे हमारे पास ओपोजिशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, लोकसभा में हमारे पास ओपोजिशन है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन कर सकते हैं, इनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, बट ऐसा सिस्टम वहां पर बिल्कुल भी नहीं था और ये एक अच्छा सिस्टम नहीं था और जिससे हमने सीखा है। और आज हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वर्किंग को हम चेक रख सकते हैं, उन पे उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं किसी भी उनके काम के लिए। तो लेजिस्लेशन भी ऐसे ही होगा, वोट डाली जाएगी और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जो है वो डिसीजन लेगा। देखो, प्रोविंशियल लेवल पर जो मद्रास है और जो बॉम्बे है वहां भी ये गवर्नर होगा और 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही एग्जीक्यूशन करेंगे और लेजिस्लेशन में भी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर ही डिसीजन लेंगे वोटिंग से। बट देर इज ओनली वन डिफरेंस कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा और वो इन दोनों पर चेक रखेगा, दो प्रेसिडेंसी पर इन दोनों को सबॉर्डिनेट कर दिया गया है। रेवेन्यू। रेवेन्यू में टैक्स और ट्रेड दो ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, क्योंकि हमें पता है कि दीवानी राइट्स ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कंपनी के पास आ गए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के रेवेन्यू कलेक्शन का राइट कहते हैं दीवानी राइट्स। ठीक है, देखो यहां पर एक बात और समझो कि जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको अबॉलिश कर दिया गया था। ओके, अब पॉलिटिकल कंट्रोल भी बंगाल का कंपनी के पास है और जो टैक्स कलेक्शन, जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स हैं वो भी। अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा को इस्टेब्लिश किया गया, पर उसकी जुरिस्डिक्शन जो थी वो नेटिव रूलर्स पर, नेटिव पीपल पर, नेटिव जो यहाँ की जनता थी उस पर नहीं थी। ये सिर्फ कंपनी ऑफिशियल्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया और 3 रेगुलर जजेस और एक चीफ जस्टिस यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो आपको कमेंट्स में
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट, उसका नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। उसके बाद नो प्राइवेट ट्रेड और नो गिफ्ट्स। अब जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बिल्कुल भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि दैट वाज द रीजन कि कंपनी लॉस में चल रही थी। तो अब उनको प्राइवेट ट्रेड करने से बिल्कुल रोक दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और वो किसी भी नेटिव रूलर से कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जाते जाते आपको दो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में करना है। फर्स्ट के हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, और सेकंड क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।